जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जीएस के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल या अन्य सभी प्रकार के एक दिवसीय परीक्षाएं जो हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार के कई सीरीज हम लोग साथ में लेके चलने वाले हैं। 500 प्रश्नों के सीरीज को लेके आने वाले हैं और हर सीरीज में 20 सवाल का डिस्कशन हम लोग करेंगे और उन 20 सवालों में हर सवाल के एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे, ताकि एक सवाल के साथ साथ उसके अगल बगल के चीज़ों की भी जानकारी हमें हो जाए, ताकि इससे बेनिफिट क्या होता है कि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। सेट हो जाता है तो परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाती है वो बात। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का क्या संबंध किससे है? आपने कहा शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता उन्मूलन से या खाद्य सुरक्षा से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन से। ध्यान समझिएगा, अनुच्छेद 17 जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है और अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है असमानता का अधिकार दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? असमानता का अधिकार। असमानता का अधिकार का मतलब क्या हो जाता है? आपने कहा ये जो असमानता का अधिकार है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 12 से 35। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारियों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसे विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया। कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। तो आपने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है भाई? आपने कहा अस्पृश्यता उन्मूलन से है। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? फिर यह बात जो होता है ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे, धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद संख्या 25 से 28, अनुच्छेद संख्या 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और आपने कहा इसलिए अनुच्छेद 25 की कहने का मतलब हो जाता है कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद संख्या 25। अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 16, 8 या 10? ध्यान समझिएगा, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो शुरुआती अवस्था में जो है कि अनुसूचियों की संख्या थी 8। शुरुआत में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन कालोपरांत परिवर्तित होते होते आज अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। कितनी हो गई है? 12। और भारतीय संविधान के में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। शुरुआत में 8 थी, अब जो है कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 4 और अनुसूचियों को शामिल कर दिया गया है, जिनकी संख्या अब बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। अनुसूचियां 12 हो गई हैं, तो जल्दी बताएं अनुच्छेद कितने हैं? तो आपने कहा 395। कितने हैं? 395। अब ये 395 अनुच्छेद तो हैं, इनमें संशोधन करते करते अब इनकी संख्या हो गई है 470। लेकिन एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, 395 जो है वो अनुच्छेदों की संख्या 395 है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये 470 जो है वो होता क्या है, जब संविधान संशोधन करते हैं, जैसे संविधान में अनुच्छेद संख्या 300 है, अब 300 में कोई संशोधन किया तो 300 क रख दिया, उसमें 300 क रख दिया। उसी प्रकार से अनुच्छेद 51 था, 51 में संशोधन करके 51 क रख दिया एक। तो देखिए ध्यान से, 300 वाले में एक बढ़ गया क वाला, 51 में एक बढ़ गया क वाला, तो 2 हो गया, तो 395 से 397 हो गया। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते अनुच्छेदों की संख्या 470 हुई है, लेकिन अनुच्छेद संख्या 395 से ज़्यादा नहीं हुआ है। इन क ख ग घ को गिनकर पूरा टोटल संख्या 470 किया गया है। इसलिए जब कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 395 है। और जब कहेंगे संशोधन के उपरांत कितनी है, तो आप कहेंगे 470 है। कितनी है? 470 है। अच्छा, अनुच्छेदों की संख्या 395 है, 470 है। तो आपने कहा भाग, कुल कितने भाग हैं? तो आपने कहा 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाता है भाषा कितने हैं, कितनी भाषाएं हैं? तो आपने कहा कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। चलिए
अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है। विधान परिषद, ध्यान समझिएगा, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद कुछ सीमित प्रदेशों में ही है, जबकि विधानसभा हर प्रदेश में है। तो ये कह रहे हैं विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है, 3 माह, 4 माह, 6 माह या 14 माह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 माह। कितना हो जाएगा? 4 माह हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, संविधान का अनुच्छेद 197, कौन सा? संविधान का जो है 197वां अनुच्छेद के तहत साधारण विधेयक जो होता है वो विधान परिषद में प्रथम बार में 3 माह के लिए, लेकिन पुनः अगर पारित करते हैं आप तो 1 माह, और इसका मतलब हो गया कि कुल 4 माह तक के लिए रोक सकती है। कुल कितने माह तक के लिए रोक सकती है? 4 माह तक। कोई विधेयक कितने माह तक? 4 माह तक रोका जा सकता है। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25, 23, 20 या 21? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। 25वां हाईकोर्ट आपका 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। आपने कहा भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। अच्छा, एक बात और ध्यान देखिएगा, हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय का जिक्र अनुच्छेद किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप बताते हैं हाई कोर्ट का जिक्र जो है अनुच्छेद 214 में किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जिक्र अनुच्छेद 124 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 124 में है। चलिए इसी के साथ में ध्यान समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के CJI इसमें कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 50वें क्रम के हैं DY चंद्रचूड़। इसमें 50वें क्रम के CJI बने हैं कौन? DY चंद्रचूड़। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? अभी हाल ही में उदय उमेश ललित 49वें क्रम के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अभी 50वें बन गए हैं 50वें बन गए हैं DY चंद्रचूड़। कौन बन गए हैं? DY चंद्रचूड़। और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र अनुच्छेद 124 में किया गया। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध जो है 7वीं में है, 8वीं में है, 6वीं में है, 9वीं में है। तो आपने कहा अनुसूचियों की संख्या होती है 12, और उसके 7वीं अनुसूची में दिया गया है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। 7वीं अनुसूची में दिया गया है, और उसी 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची का भी जिक्र किया गया है ना। तो वहाँ पे आप केंद्र राज्य संबंध का किस अनुसूची में है? तो आपने बताया 7वीं अनुसूची में है। अच्छा, जब अनुसूचियों की बात आपने कर ली 7वीं अनुसूची में, तो आपने कहा 7वीं अनुसूची में है राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो होता है वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची जो लिया गया है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, और इसी के साथ अनुसूचियों की संख्या हो जाती है कितनी? 12 हो जाती है। अगली बात करते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ध्यान समझिएगा, जो राज्य के पास शक्तियां होती हैं राज्य सूची में होती हैं, केंद्र के पास जो शक्तियां होती हैं केंद्र सूची में होती हैं, और जो दोनों के पास होती हैं वो होती हैं समवर्ती सूची में। किसमें होती हैं? समवर्ती सूची में। लेकिन अनुच्छेद 248 के अंतर्गत यह कानून बनाया गया, यह प्रावधान बनता है कि जो संसद होता है, कौन होता है? संसद। कौन होता है? संसद। जो संसद होता है वो जो है तीनों सूचियों के अलावा, यानी राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची के अलावा कोई कानून बनाने की शक्ति उसको प्राप्त होती है। तो किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 248 के तहत प्राप्त होती है। चलिए अगला कह रहा है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 1 बार, 4 बार, 5 बार, या कभी नहीं की गई है? आपने कहा कि जो वित्तीय आपातकाल है भारत देश में कभी भी घोषणा कभी भी नहीं की गई है। ध्यान समझिएगा, वित्तीय आपातकाल का जो जिक्र है वो संविधान के अनुच्छेद 360 में, किसमें किया गया है? 360 में यह राष्ट्रपति का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के 3 आपातकालीन अधिकार होते हैं, ध्यान समझिएगा। एक होता है अनुच्छेद 352, एक होता है 356, और एक होता है 360। अनुच्छेद 352 जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल को जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद 352 का उल्लेख है। 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, और 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। यह राष्ट्रपति का
राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार होता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। और बात कह सकते हैं तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। कितने? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 में किया गया है राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में। और उसके चुनाव की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 54 में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 54 में की गई है। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? ध्यान समझिएगा। तारे जो होते हैं, तारों का प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर कई परतों से प्रकाश वायुमंडलों की तमाम परतों को पार करते हुए पृथ्वी तक पहुंचता है। इसलिए सभी परतों पे अपवर्तनांक जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, जिसकी वजह से हमें वो अपने वास्तविक स्थिति से इधर उधर दिखाई देते हैं। इसलिए तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इसका मतलब होता है कि विभिन्न परतों से जब वो अपवर्तित होकर आते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, मुख्य बात होती है अपवर्तन की वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से क्या होता है, तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे क्या होते हैं? तो आपने कहा फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंशिया या रिक्सिया। तो आपने कहा शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी कौन होते हैं? लाइकेन होते हैं। कौन होते हैं? लाइकेन होते हैं। ध्यान समझिएगा। इसमें शैवाल जो होता है वो भोजन निर्माण का कार्य करता है, जबकि कवक आवास प्रदान का काम करता है। शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है, और कवक आवास निर्माण का कार्य करता है। जबकि रिक्सिया जो होता है, रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो बायोफ्राइटिया की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं? बायोफ्राइटिया की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में क्षुद्रांत और विहद्रांत की लंबाइयों का अनुपात, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत के लंबाइयों का अनुपात क्या होता है? ध्यान समझिएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाइयों का अनुपात, ये करीब 25 फीट लंबा और ये करीब 5 फीट लंबा होता है। तो आपने कहा 25/5, यानी हम काट देंगे इसको तो 5/1 आ जाएगा। और आपने कहा क्षुद्रांत और विहदांत की लंबाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना होता है? पहली बात तो लिंगानुपात समझिएगा। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर देश में कितनी महिलाएं हैं उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर। तो आपने कहा हमारे देश में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 940 महिलाएं हैं। यह जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार यह बात है कि जो है कि हमारे भारत देश का लिंगानुपात कितना है? 940 है। क्या है? 940 है। जनगणना की बात आ गई है तो एक बात हम जरा सा जिक्र कर लेते हैं। एक बात का जिक्र कर लेते हैं कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? जनगणना की शुरुआत जो हुई थी, भारतीय जनगणना की शुरुआत सन 1872 में। कब हुई थी? सन 1872 में सबसे पहले अनियमित जनगणना हुई थी। सन 1872 में अनियमित जनगणना हुई थी। उसके 9 साल बाद हुई थी 1881 में नियमित जनगणना, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना हुई थी और 1872 में अनियमित जनगणना हुई थी। ठीक है। इसके बाद से 1881 के बाद से ही लगातार 10-10 साल के अंतराल पे होता चला आया है जनगणना। अब एक जनगणना हुआ था 1921 में। इसको महाविभाजन का वर्ष बोलते हैं। 1921 को क्या बोलते हैं? जनगणना का महाविभाजन वर्ष बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चलैया समिति का संबंध किससे है? चलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है। जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर होते हैं उन टैक्सेस में सुधार के लिए चलैया समिति का गठन किया गया था। अच्छा, चलैया समिति का आपने ध्यान दिया। अब एक होता है सरकारीय आयोग का संबंध किससे भाई? सरकारीय आयोग का संबंध है केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित है सरकारीय आयोग। एक होता है कोठारी आयोग। तो आपने कहा कोठारी आयोग जो है वो शिक्षा सुधारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा सुधारों से संबंधित है कोठारी आयोग। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने कहा विश्व जनसंख्या दिवस 16 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 जून या 11 जुलाई को। तो आपने कहा 11 जुलाई को
एक एक करके जनसंख्या बढ़ रही है। कैसे? एक एक करके जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? ध्यान समझिएगा, सिरके का अम्ल, सिरके में जो अम्ल पाया जाता है उसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका ट्रिक कनेक्ट कर लीजिएगा। सिरका जो होता है वो ईख गन्ने के रस को जो है कि बहुत दिनों तक रखने के बाद वो सिरका बन जाता है। तो आपने कहा ऐसा टिका दिया, गन्ने के रस को ऐसा टिका दिया, ऐसे टिक गई कि वो सिरका बन गया, ऐसे टिक गई कि क्या बन गया? सिरका बन गया। एक दिया है ऑप्शन फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटियों में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? ध्यान समझिएगा, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो होती है वो शुरू होती है हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस प्रकार के शब्दों से शुरुआत होती है हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना का। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा नवीनतम है? नवीनतम तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड या गुजरात? तो इनका कहने का तात्पर्य है कि भाई लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा इसमें राज्य बना हुआ है? तो आपने कहा सबसे लास्ट में तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। 2 अक्टूबर 2 जून, माफ कीजिएगा, 2 जून 2 जून 2014 का दिन था। 2 जून 2014 का दिन था जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। तब केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या हो गई थी, राज्यों की कुल संख्या हो गई 29। लेकिन अब जम्मू कश्मीर चूंकि राज्य का दर्जा से हटा करके उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, इसलिए फिर से राज्यों की संख्या हो गई 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 9। लेकिन दमन दीव दादर नगर हवेली को मिला देने से अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाती है 8 और राज्यों की संख्या 28। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी होती है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल हो जाते हैं सुंदर राजन, तमिलिसाई सुंदर राजन। राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदर राजन। और तेलंगाना का जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 17। तेलंगाना के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? 17 हो जाती है। सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम का राजधानी है सिक्किम का गंगटोक। सिक्किम का मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम का मतलब पैसा, पैसा जिसके पास है, पैसा आपके पास है तो प्रेम करने वाले तमाम मिलेंगे आपको। तो सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हो जाएंगे सिक्किम के गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्का, आप हमारे भारत देश में मान्यता है कि आप जब जाते हैं गंगा जी को पार करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है सिक्का फेंकते हैं जो है कि गंगा जी में। ऐसी मान्यता मानी जाती है कि हम जो मनौती मानते हैं वो पूर्ण होती है। तो सिक्का कहाँ फेंकते हैं? गंगा जी में। तो सिक्किम का राज्यपाल हो जाता है गंगा प्रसाद। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हो जाएंगे गंगा प्रसाद। झारखंड की राजधानी रांची। मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंत सोरेन। राज्यपाल हो जाएंगे रमेश बैस। गुजरात के राजधानी गांधीनगर। इसके बाद मुख्यमंत्री हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अमूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? MS श्रीनिवासन द्वारा, अरुणा राय द्वारा, इला भट्ट द्वारा या वर्गीज कुरियन द्वारा? आपने कहा वर्गीज कुरियन द्वारा। अमूल जो आजकल आप अमूल के प्रोडक्ट्स, दूध के प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, वही अमूल कंपनी है। उस अमूल कंपनी का जो शुरुआत किया था, स्थापना करा था, वो किया था वर्गीज कुरियन ने। वर्गीज कुरियन, ध्यान समझिएगा, वर्गीज कुरियन ही श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन? श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है भाई? दूध से संबंधित, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और वही दूध उत्पादन के क्रांति के जनक जो हैं वो थे वर्गीज कुरियन, और उन्होंने ही अमूल फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो वर्गीज कुरियन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध अब बात कर लेते हैं, जल्दी बताएं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो जितने भी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थे वो हरित क्रांति से संबंधित थे। इसके बाद नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित थे। इसके बाद भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, लाल क्रांति मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित, गोल क्रांति
आलू उत्पादन संबंधित थे, रजत क्रांति अंडा उत्पादन संबंधित। इस प्रकार से इन सब बातों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? चटगांव, तो वो आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। कौन है? सूर्यसेन। ध्यान समझिएगा, सूर्यसेन का जो नेतृत्व था उसमें IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया था। 22 मई 1930 की बात है। कब है? 22 मई 1930 की ये बात है, जब इस संघर्ष में 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए थे। 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए थे। तो याद रखिएगा, चटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी RBI, किसका? RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है और इसका मुख्यालय हो जाता है मुंबई में। कहाँ हो जाता है? मुंबई में। ध्यान समझिएगा, ज्यादातर बैंक ऑफ इंडिया, जिस भी फुल फॉर्म में बैंक ऑफ इंडिया लगा रहता है, ज्यादातर का जो मुख्यालय होता है वो मुंबई में होता है, प्रायः मुंबई होता है, कुछ अपवाद, एक दो को अपवाद को छोड़ करके। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। RBI की बात कर लेते हैं तो RBI की स्थापना सन 1935 में हुई थी। सन 1935 में हुई थी और इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे भाई? ओसबॉर्न स्मिथ थे। और हम बात करते हैं कि प्रथम जो है भारतीय गवर्नर कौन बने थे? तो आप कहेंगे CD देशमुख। कौन बने थे? CD देशमुख। और इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई पहली बार इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आप कहेंगे 1949 में, सन 1949 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न हम लोगों के खत्म हो गए हैं। अब हम लोगों ने सफलतापूर्वक 20 प्रश्नों को हल कर लिया है और ये जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को एक बार रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए, लास्ट तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।